दुनिया का डॉन कौन? जब भी ये सवाल लोग पूछते थे ना, तो वर्षों से एक ही जवाब आता था कि वो है अमेरिका। और अमेरिका की इसी दादागिरी को वहां का राष्ट्रपति ट्रंप ने भुनाने की पूरी कोशिश की। नतीजा ये निकला कि पूरी दुनिया में देशों के आपसी रिश्ते बड़ी तेजी से बदलने लगे। अब आप इसको सीधे तौर पर देखें या ना देखें, लेकिन सच तो यह है कि जिस चीन ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की खुलकर मदद की थी, महज 90 दिन बाद आज चीन के साथ हमारे रिश्ते सुधरने लगे हैं। जिस रूस के साथ कारोबारी रिश्ते का हवाला देकर अमेरिका ने हम पर दोगुना टैरिफ लगाया, आज उस रूस के साथ रिश्ते और मजबूत होने लगे हैं। और इन सब का प्रमाण है कि चीन के विदेश मंत्री का भारत आना, 10 दिन बाद भारत के प्रधानमंत्री का चीन जाना, हमारे विदेश मंत्री का रूस जाना और साल के आखिर तक रूस के राष्ट्रपति का भारत आना। ये सब क्या संकेत दे रहा है? हालांकि तथ्य आपके सामने रख दूं कि भारत, चीन और रूस तीनों देशों की जीडीपी को मिला दें तो पूरी दुनिया के जीडीपी का 1/3 है। पूरी दुनिया के एक्सपोर्ट का 5वां हिस्सा इन्हीं तीनों देशों से होता है। तो क्या हम अब मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ बढ़ रहे हैं, या फिर जिस चश्मे से हम देखने की कोशिश कर रहे हैं वो है नहीं, माजरा कुछ और है? आज आवाज अड्डा में करेंगे इसी पर चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे विशेष मेहमान। उनसे आपका परिचय कराऊंगा, लेकिन इससे पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए। भारत और रूस की दोस्ती और मजबूत होती जा रही है। मॉस्को में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत में रूसी निवेश बढ़ाने का मंत्र दिया, तो रूस ने भी भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का भरोसा दिया। आतंकवाद के खिलाफ जंग हो या व्यापारिक सहयोग, दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की मॉस्को में हुई मुलाकात से ये साफ हो चुका है कि दशकों से शानदार दोस्त रहे भारत और रूस की आपसी मजबूती का रंग और चटकदार होने वाला है। We believe that the relations between India and Russia have been among the steadiest of the major relationships in the world after the Second World War. Geopolitical convergence, leadership contacts, and popular sentiment remain its key drivers. On terrorism, we resolve to fight jointly against all forms and manifestations of terrorism. I conveyed India's strong resolve to adopt a zero-tolerance policy against terrorism and our sovereign right to defend our citizens against cross-border terrorism. विदेश मंत्री जयशंकर के इस दौरे पर एक बात और साफ हो गई है कि इस साल के अंत तक रूसी राष्ट्रपति पुतिन भारत आएंगे और इसके लिए तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। वहीं रूस ने ट्रंप के टैरिफ टेरर और भारत के साथ अमेरिका के बर्ताव को गलत बताया और रूस ने एक और दांव चला है, वो RIC संवाद को फिर से बढ़ाने का। RIC यानी रूस, इंडिया और चीन। इस तिकड़ी में अगर आपसी दरारें मिट जाए तो एशिया में अमेरिका के लिए सिरदर्दी बढ़ जाएगी। हाल में जिस तरह से चीन के साथ भारत की दोस्ती की बातें आगे बढ़ी हैं, उससे इस संभावना को और मजबूती मिल रही है। Contact to resume our normalization of our relations with China, that Prime Minister Modi will have the opportunity to have a summit level meeting with President Xi Jinping, and he has already, at the end of Foreign Minister Wang Yi's visit, in his message on X, summed up that the aspiration of two sides as stable, predictable, constructive ties between the two countries will contribute significantly to the regional and global peace and prosperity. इधर ट्रंप जिस तरह से भारत के खिलाफ अनाप शनाप बोलते रहे हैं और टैरिफ से भारत को धमकाने की कोशिश करते रहे हैं, उसके खिलाफ अब अमेरिका में भी आवाजें उठने लगी हैं। निक्की हेली हो या फिर बड़े इकोनॉमिस्ट अब अमेरिका की इस नीति पर सवाल खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस तरह से भारत और अमेरिका में दूरी बढ़ना ठीक नहीं है। दरअसल पिछले 25 साल में भारत और अमेरिका मजबूत पार्टनर रहे हैं, लेकिन हाल में ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी से दोनों देशों के रिश्ते पटरी से उतर गए हैं। जिन बहानों को लेकर ट्रंप भारत पर वार कर रहे हैं, उसका भी जवाब मॉस्को से विदेश मंत्री जयशंकर ने दिया है। Well, I don't want to comment on a person, but let me comment on the subject. We are not the biggest purchasers of Russian oil, that is China. We are not the biggest purchasers of Russian LNG. I'm not sure, but I think that is the European Union.
We are not the country which has the biggest trade surge with Russia after 2022. I think there are some countries to the south. We are a country where actually the Americans said for the last few years that we should do everything to stabilize the world energy markets, including buying oil from Russia. Incidentally, we also buy oil from America, and that amount has been increasing. So, quite honestly, we are very perplexed at the logic of the argument that you had referred to. ट्रंप ने जिस तरह से अभी वर्ल्ड ऑर्डर को बदला है, उससे भारत अलर्ट हो गया है और अब अपने टाइम टेस्टेड दोस्तों पर ज्यादा भरोसा करने की रणनीति पर चलने लगा है। ऐसे में सवाल है कि आज के दौर में भारत के लिए ज्यादा मुफीद स्ट्रैटेजी क्या है। सवाल ये भी है कि क्या चीन और भारत एशिया में बराबरी के साथ आगे बढ़ सकते हैं? क्या चीन अमेरिका तनाव के बाद चीन भारत को एशिया में मजबूत होने का मौका देगा? क्या रूस भारत के लिए आने वाले वक्त में द्विपक्षीय रिश्तों के अलावा चीन से संबंध सुधार में भी बड़ा रोल निभा सकता है? इन सारे अहम सवालों का जवाब हम देंगे अपने इस खास कार्यक्रम आवाज़ अड्डा में, और मेरे साथ विशेष मेहमान हैं। ORF में सीनियर फेलो सुशांत सरीन साहब हैं। दो सीनियर पूर्व डिप्लोमेट हमारे साथ हैं, एम्बेसडर अनिल वाधवा जी हैं और एम्बेसडर प्रभु दयाल साहब हैं। JNU में सेंटर फॉर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के चेयरपर्सन प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब हैं और वरिष्ठ पत्रकार नरेश कौशिक साहब हैं। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। शुरुआत में सुशांत सर आपसे करना चाहूँगा कि भारत और चीन के बीच पिछले कुछ महीनों में, कुछ हफ्तों में संबंधों में बदलाव आया है। रूस के साथ जो संबंध बदल रहे हैं या फिर ज़्यादा प्रगाढ़ हो रहे हैं, उसको ट्रंप इफेक्ट के तौर पर देखना कितना सही है? ये देखो, रूस के साथ जो संबंध थे वो हमने पहले भी खराब तो नहीं किए थे। एक सर्द मेरी जरूर आ गई थी, वो लेकिन सिर्फ भारत की तरफ से नहीं आई थी, वो रूस की तरफ से भी थोड़ी बहुत आई थी। लेकिन धीरे धीरे करके उन रिश्तों को एक स्टेबल सिचुएशन में हम लोग लेकर के आ गए थे। लेकिन जो ट्रंप की हिमाकतें हैं और जो बेवकूफियां हैं अमेरिकियों की, उससे ऑफ कोर्स अब ये जो रिश्ता है ये और गहरा होते जाता है। जहां तक चीन का मामला है, देखिए इसमें भी लोग अक्सर ये देखते हैं कि भाई जब से हमारी अमेरिका के साथ ये तू मैं शुरू हुई है, खैर तू मैं हमारी तरफ से तो नहीं हो रही, उन्हीं की तरफ से अनर्गल बकवास हो रही है उनके अधिकारियों की तरफ से। लेकिन जब से ये तनाव पैदा हुआ है भारत और अमेरिका के बीच में, तब से भारत और चीन के बीच में कुछ दरवाजे या खिड़कियां खुली हैं। लेकिन ये बात सही नहीं है, क्योंकि पिछले साल से अगर आप देखें तो भारत और चीन के बीच में एक कोशिश जारी है और उसमें कुछ उपलब्धियां भी हुई हैं कि रिश्तों को बेहतरी की तरफ लेकर के आया जाए या उनको सामान्य बनाया जाए। अब ये जो दीवार है ये कितनी आगे बनेगी या ये जो रिश्ता है कितना आगे मजबूत होगा, मेरे ख्याल उसमें एक अर्जेंसी जरूर आ गई है, क्योंकि अमेरिका का प्रेशर भारत के ऊपर जो है सो है, लेकिन चीन के ऊपर भी है। एक संभावना ये है कि चीन के साथ उनकी कोई सांठ-गांठ बैठ जाए, लेकिन फिर उसका मतलब ये होगा कि वो जो एक इंटरनेशनल चैलेंज या जो कॉन्टेस्टेशन की बात हो रही थी अमेरिका और चीन के बीच में, उसका मतलब ये होगा कि अमेरिका पहले तो G2 शुरू करेगा, लेकिन उसके बाद G1 हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका जो है उस पावर जो है वो डिक्लाइन करते जा रही है और चीन की पावर बढ़ते जा रही है। दूसरा उसका पॉसिबिलिटी ये है कि अमेरिका और चीन के बीच में अगर ज्यादा तनाव बढ़ेगा तो चीन को भी जरूरत होगी उनका हमारे साथ जितना मर्जी मतभेद हो या जितने कुछ जो भी हमारे बीच में विषय हैं उस पे जितना भी कुछ हो, लेकिन वो उनके लिए जो बड़ा चैलेंज है, जो प्राइमरी कॉन्ट्रडिक्शन है, वो तो अमेरिका होगी। तो फिर वो जो कॉन्ट्रडिक्शन है वो उसको सुलझाएंगे। लेकिन क्या भारत और चीन अपने बीच में जो सबसे बड़ा हमारा मसला है वो सीमा को लेकर के है, क्या उस पे कोई समझौता हो सकता है? और इसमें मेरे ख्याल भारत को भी कुछ थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ेगी और चीन को भी दिखानी पड़ेगी। पहले हो चुका है एक दो बार, चीन की तरफ से प्रस्ताव आता था तो फिर हम लोग घोड़े पे चढ़े हुए थे और हम मानने को तैयार नहीं थे। फिर जब हमने प्रस्ताव दिए तो फिर चीन घोड़े पे चढ़ा हुआ था तो उसने नहीं माना। लेकिन अब दोनों के लिए क्योंकि एक चैलेंज उभर करके आ रहा है,
तो क्या ये एक अपॉर्चुनिटी बन जाएगी कि हम लोग ये जो सीमा का विवाद है इसको सुलटा सकें किसी ना किसी तरीके से और फिर इन रिश्तों को आगे बढ़ा सकें, लेकिन इन रिश्तों में और भी पेचीदगियां वो बाद में बात कर सकते हैं।